नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए वीडियो में हम दो नए या फिर दो रिसेंटली पब्लिश न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो था पहला कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक या दो मोर स्क्वाड्रंस ऑफ LCA Mark 1 लेने के लिए विचार कर रहे हैं, यानी कि अराउंड 40 एयरक्राफ्ट लेने की बात चल रही है। और दूसरा जो न्यूज़ था कि इंडियन आर्मी जो है वो आने वाले समय में एक्सटेंडेड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज जो पिनाका मिसाइल्स है, नॉट मिसाइल बट पिनाका आर्टिलरी है, वो लेने की एक प्रपोजल डीएसी को भेजा जाने वाला है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। इसी को हम बहुत ही डिटेल में आज के प्रेजेंटेशन में, जो कि बहुत टाइम बाद मैं प्रेजेंटेशंस स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन बनाने का जो एक मैंने या फिर हमारे चैनल ने एक कल्चर शुरू किया था वो और थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो और मैं और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकूं। सो बीइंग सेड दैट हम आज के कंटेंट को शुरू करेंगे। और कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम इस तरीके के ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और बनाते रहेंगे। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो का जो कंटेंट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा फोकस है कि ये दोनों न्यूज़ अपने आप में, अगर हम एक इसको कोरिलेट करके देखें तो हमको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सिर्फ दो न्यूज़ नहीं है, ये एक ओवरऑल शिफ्ट है इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में, जो हमको धीरे धीरे नज़र आ रहा है। इसके टोटल एनालिसिस में पहला तो हमारा LCA Mark 1 के जो एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन से जो लिए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। पिनाका जो एक्सटेंडेड रेंज के पिनाका मिसाइल्स लिए जा रहे हैं वो बात करेंगे। और उस ये जो LCA Mark 1 का एक एक्विजिशन होने वाला है, एंड इसका क्या मतलब है रिगार्डिंग की जो हमने रिसेंट एक और न्यूज़ सुनी है कि US ने पाकिस्तान को एक F-16 अपग्रेड पैकेज अराउंड $700-800 मिलियन का ऑफर किया है। तो वो इस पूरे सेटअप में कैसे हम देख सकते हैं, कैसे ये हमको इम्पैक्ट करेगा। तो हम इसकी पूरी आज एनालिसिस करेंगे। और इसलिए हमको ये जो पहला स्लाइड है आप देखेंगे कि ये जो एक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, इसका जो भारत का जो अपना कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, और हम दोनों केस में देख सकते हैं, दोनों न्यूज़ के केस में देख सकते हैं कि ये इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहेगा पूरे सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के केस में या फिर उसके रिगार्ड्स में, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे चल के पड़ने वाला है। तो जो तीन हमारे फोकस है, जो मेन हम शिफ्ट देख रहे हैं, पहला है भारत अपनी आर्टिलरी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमने इसका आर्टिलरी का बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिव यूजेज है वो रिसेंट कई सारे एंगेजमेंट्स में देखे हैं, बोथ हमारे भारत के केस में भी और एक्सटर्नल एंगेजमेंट के केसेस में भी। सेकंड है कि जो मॉडर्नाइजेशन जो तेजस की बात आ रही है वो हम इस पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि क्यों ये इंडियन एयरफोर्स इस तरीके का डिसीजन ले रही है। और दूसरा ये है कि गिवन की तेजस Mark 2 आ रहा है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ अनदर 2 स्क्वाड्रंस ऑफ तेजस Mark 1 है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन ये रहेगा कि पाकिस्तान किस तरीके की F-16 पैकेज और या फिर अपग्रेड पैकेज की ओर अपना फोकस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि जो आर्टिलरी हमारा, जो हम एक्सटेंडेड रेंज की पिनाका लेने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में वन ऑफ दी, इफ नॉट दी मतलब पिनाकल ऑफ आर्टिलरी, बट वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिलरी टेक्नोलॉजी है। और अगर हम सीधे सीधे इसका एडवांटेज की बात करें रिगार्डिंग कि हमारे जो ईस्टर्न सेक्टर्स है, वहाँ पे इस तरीके की जो आर्टिलरी है जो 120 किलोमीटर का भी रेंज दे, प्लस वो 20 से 25 टन के वेट में पूरा का पूरा सिस्टम आ जाए, ये एक अपने आप में बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ पिनाकल है टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी टेक्नोलॉजी का। और इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो या तो वेट ज़्यादा होता है या फिर उसका जो वेपन्स कैरी करने का क्षमता रहता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम समझें कि ये करीबन 2500 करोड़ का जो डील है ये हो सकता है। और जो एक्सटेंडेड रेंज है, जो अभी आज तक पिनाका जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, वो उसका रेंज अलग अलग वर्जन के बेसिस पे 40 to 75 किलोमीटर्स का होता था। अब जो हमने रिसेंट एंगेजमेंट्स देखे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो एक्सटर्नल इस तरीके के एंगेजमेंट्स हो, वहाँ पे हमको समझ में आया है कि भाई सिर्फ 40 to 80 किलोमीटर्स के रेंजेस में जो आर्टिलरी है वो हमको हालांकि चाहिए तो सही, बट
बट हमें उससे ज़्यादा रेंजेस के भी आर्टिलरी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। एंड दीज आर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अनलाइक मिसाइल्स, ये मिसाइल जितने महंगे भी नहीं होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल के जितने महंगे भी नहीं होते, उतने सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होते हैं, बट ये इनको मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर रेंज ज़्यादा दे रहे हैं तो हमको कम दाम में एक अच्छे रेंज वाला आर्टिलरी सिस्टम हमको मिल जाता है। सो इन दैट वे ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस होने वाला है। सो अगर हम देखें कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मैक्सिमम रेंज के मामले में भी जो इसका पाकिस्तानी ऑल्टरनेटिव है फतेह 1, फतेह 2, वो 290 टू 400 किलोमीटर का है। सो अगर हम नंबर ऑफ मिसाइल जो उसके एक ट्रक में आता है, वो फतेह 2 के केस में मात्र 2 मिसाइल एक ट्रक में आता है, और फतेह 1 के केस में मेरे ख्याल से ये करीबन 8 जो मिसाइल्स है वो एक ट्रक में आ जाता है। बट वहीं अगर हम जो आपका पिनाका लॉन्ग रेंज की हम बात कर रहे हैं, सो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे तो पहला तो जो इंडियन सर्विस में है वो रशियन स्मर्च रॉकेट्स है। अगेन उसके बाद जो पाकिस्तानी फोर्सेस के पास है वो फतेह 1, फतेह 2 रॉकेट्स है। फतेह 1 के केस और फतेह 2 के केस में ये 4 से 8 मिसाइल जो है वो एक ट्रक पे लोड किए जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपने अगर स्मर्च सिस्टम को देखा है, अगेन ये काफ़ी बल्क में रहता है। सिमिलर जो सिस्टम है पिनाका का, वो अगेन मेरे ख्याल से 8 टू 8 मिसाइल्स जो हैं वो उस सिस्टम में आ सकता है। बट अगेन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसका नहीं है कि वो उसमें कितने मिसाइल्स आ सकते हैं, बट दी ओवरऑल सिस्टम का वेट, और उस वेट के अगेंस्ट में जिस तरीके का रेंज जो है आपको मिल रहा है, दैट इज़ फिनोमिनल, जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो इसमें एक जो हम समझते हैं कि इसको लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो पहला जो है वो आर्टिलरी के केस में एक बहुत ही हमारा जो गैप था लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के सेगमेंट में, डोमेन में, वो पिनाका जो ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स है वो एड्रेस करती है। और जो एक कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनस सॉल्यूशन जिसको हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज इसको प्रोड्यूस करती है। सो इसलिए इसको मास प्रोड्यूस करना भी बहुत ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बढ़िया रेंज का हमको बूस्ट मिलता है, और इसको जितना चाहे हम आने वाले समय में मॉडिफाई कर रहे हैं, और जो कि होगा भी सही, क्योंकि 200 से 300 किलोमीटर और इवन एक एयर लॉन्च्ड पिनाका की को डेवलप करने की बात चल रही है। सो अगर हम समझे कि इसका हमारे ओवरऑल जो पोस्चर है, हमारे एस्केलेशन लैडर जिसे कहते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले जो केस था कि जब या तो इसका कन्वेंशनल आर्टिलरी से हमारा जो लोएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन लैडर हुआ करता था, उसके बाद सीधा वो जब नहीं हुआ तो हम एक पिनाका को कहीं ना कहीं कन्वेंशनल आर्टिलरी से थोड़ा ऊपर मानते थे, बट उसको हम ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते थे। फिर उसके बाद हमारा जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल था वही यूज़ करना पड़ता था। बट जब हमारे पास गाइडेड पिनाका, एक्सटेंडेड रेंज या फिर इस तरीके के लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी आएगी, देन वी कैन स्ट्रेच दी थ्रेशोल्ड अप टू विच कि हम कहाँ पे जाके टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं। वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को हम थोड़ा और उसके थ्रेशोल्ड को एस्केलेशन लैडर के मामले में और थोड़ा ऊपर ले जाके यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जगह हम अपने गाइडेड जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले हमको हमारे धनुष गन्स या फिर FH-777 जो अमेरिकन आर्टिलरी है उनको यूज़ करना पड़ता था। उसके बाद कुछ हद तक ही हम पिनाका रॉकेट्स को यूज़ कर सकते थे, बट उसके बाद जो डायरेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन था वो प्रलय जैसे मिसाइल्स, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स ही आते हैं। बट आज इस तरीके के सॉल्यूशंस जब पिनाका लॉन्ग रेंज 120 किलोमीटर्स के आ जाते हैं, दैट गिव्स अस इवन मोर विंडो टू आवर आर्म्ड फोर्सेस की जो एस्केलेशन लैडर है उसमें हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सके बिफोर वी गो टू द यूज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो हम देख रहे हैं कि पहले जो सिस्टम डेवलप हुआ था, पिनाका को डेवलप किया गया था कारगिल वॉर के बाद, इसको एक तरीके से एरिया डिनायल के लिए माउंटेन्स पे स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे 1999 के कारगिल के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस झेलने पड़े थे। सो उस सिस्टम को इसको ध्यान में रख के बनाया गया था कि इसे माउंटेन पे स्ट्राइक किया जा सके, बल्क में पूरा का पूरा एरिया साफ किया जा सके, तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। अब जो हम सिस्टम्स देख रहे हैं ये माउंटेन पार करके, माउंटेन के पार जाके एक तरीके से एक सूडो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह हम इसको यूज़ करने की सोच रहे हैं, यानी कि हम एक
चीपर सूडो मिसाइल बना रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली जो पिनाका सिस्टम है ये रॉकेट की कैटेगरी में आते हैं। और इसको मिसाइल कहना टेक्निकली सही नहीं है, बट जब आप इसको एक गाइडेंस सिस्टम दे देते हैं और इसमें आप इस तरीके के रेंजेस दे रहे हैं 120 किलोमीटर्स का, तो गाइडेड प्लस उस तरीके का रेंज, तो ये एक तरीके से एक मिसाइल ही बन जाता है। इसको रॉकेट कहना फिर सही नहीं रहता है, बट डिस्पाइट दैट इसे फिर भी हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कह सकते हैं, ये आर्टिलरी के ही एक गाइडेड आर्टिलरी के कैटेगरी में आएगा। सो अगर हम समझे, जो मैं पहले बता रहा था कि जो इसका फायर पावर है, जो इसका वेट है उससे आता है, और मतलब जो एडवांटेज है वो इसके वेट से आता है। सो इंडिया का जो भारत का जो पिनाका है वो वही 22 से 25 टन टाटा 8 क्रॉस 8 ट्रक, या फिर आजकल टाटा और अशोक लेलैंड के भी ट्रक्स यूज़ होते हैं, तो उस पे माउंट किया जाता है। तो इसका वेट सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है, बिकॉज हमें जो है, हमें कई एरियाज़ में, मतलब ज़्यादातर एरियाज़ में, जब हमारे ईस्टर्न सेक्टर की बात करें वहाँ पे भारत जो है वो पहाड़ों के ऊपर बैठा है, चाइनीज़ नीचे बैठे हैं। बट कई एरियाज़ में वो जो इक्वेशन है वो उल्टा है, क्योंकि हम नीचे बैठे हैं और चाइनीज़ ऊपर बैठे हैं। तो उस केस में पिनाका जैसे सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल एक सिस्टम के तौर पे उभर के आएंगे, और वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनको डील करने में। इसके बाद जो हम एडवांटेज को अगर समझे कि इस तरीके का एडवांटेज जो होता है, क्या क्या हमको एडवांटेज मिलेगा इस एक्सटेंडेड सिस्टम से। पहला तो है कि जब हमारे पास ये लोअर लेवल के या फिर लोअर रेंज के पिनाका सिस्टम्स थे, तो हमको मान लीजिए बीच में कोई माउंटेन है, तो उसको पार कराने के लिए सिस्टम को, जो पिनाका सिस्टम था, उसको हमें बहुत पास में ले जाना पड़ता था, जहाँ पे हम दुश्मन के एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ सकते थे, और उसको फिर एज एन एक काउंटर बैटरी सिस्टम के द्वारा टारगेट किया जा सकता था। बट गिवन कि आपके पास 120-140 किलोमीटर का रेंज है, और आने वाले समय में आपके पास अराउंड 300-400 किलोमीटर्स के भी पिनाका के वर्जन आएंगे, तो ये आपको एक सहूलियत देता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर रह के एक जो है आपका एक्शन लॉन्च कर सके, और आप फोर्टिफाइड पोजीशंस को बहुत सेफ डिस्टेंस से टेक आउट कर सके, और आप वही शूट एंड स्कूट की टैक्टिक्स को और इजीली और शार्पली इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि दुश्मन की जो काउंटर बैटरी सिस्टम्स है वो आप उनके चपेटे में ना आ जाए। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। नेक्स्ट फ़ायदा ये है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो सिस्टम है ये गाइडेड रहेंगे, तो आपको पूरा का पूरा हमेशा पूरा एरिया उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको एक सूडो मिसाइल का फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक सहूलियत है कि आप मास बैच एक्शन भी चालू कर सके, और आपके पास थोड़ा ये भी सहूलियत है कि आप एक प्रिसीजन एक्शन भी चालू कर सके। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके बेस्ड ऑन योर सिचुएशन आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ थी, वो थी F-16 के सस्टेनमेंट पैकेज की। तो देखिए, जो मेजॉरिटी इसमें कैसा देखने को मिल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के डैमेजेस हैं? हाँ, इसमें से काफ़ी सारे हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो डैमेजेस F-16 फ्लीट्स पे हुए हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, एंड इसमें काफ़ी सारे वो अपग्रेड्स भी इंक्लूडेड होंगे, जो कि पाकिस्तान को लग रहा है कि हमें इस F-16 की फ्लीट को नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम रेलेवेंट रखने के लिए ज़रूरी होगा। तो अब जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने नोटिस किया है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान भी F-16 के अपग्रेड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, rather than चेजिंग द अपग्रेड्स ऑफ J-10C। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर J-10 इतना ही अच्छा था और सही में इसने रफाल को टेक डाउन किया था, तो दी पाकिस्तानीज मस्ट बी इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग एंड गेटिंग मोर J-10C, बट दैट इज़ नॉट द केस। हमको देखने को मिल रहा है कि वो F-16 को ज़्यादा अपग्रेड करने पे, या फिर उसको क्या पता इस सस्टेनमेंट पैकेज में एक दो नए F-16 भी हो, दैट मे बी ऑल्सो द केस, या फिर जो नए ना भी हो तो जो टूटे फूटे हैं उनको रिपेयर करने का भी डील हो। नोबडी नोज, बट जो फोकस है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड करने की ओर है, एंड मोर और लेस जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का फिलहाल जो ऑर्बिट है उसके हिसाब से, तो उसको इम्प्रूव करने की, उसको और ज़्यादा नेटवर्क सेंट्रिक बनाने की एक फोकस है। बट इसमें एक चैलेंज मेरे ख्याल से, या फिर मुझे जो समझ आता है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत एक अच्छा सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन चाहिए होता है,
But at this point of time, the Pakistanis are almost fully dependent on Chinese satellite for their network centric developments or requirements. In the उनके जो जितने भी टैक्टिकल या फिर स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है जो सैटेलाइट्स को के सर्विसेज के थ्रू होता है, वो चाइनीज़ डिपेंडेंट है। उस केस में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप एक ट्रूली नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम कैसे बना सकते हैं जब आपका सैटेलाइट तो पूरी तरह चाइनीज़ सैटेलाइट आर्किटेक्चर चाइनीज़ है। आपके जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट आज की तारीख में हैं, आपके जो मेजर एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइनीज़ है। उसमें सिर्फ एक या दो कंपोनेंट जो कि आपका AWCS है, जो कि आपका साब एरियाई है और F-16 है, यही दो सिस्टम जो है ये वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। सो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करता है कि व्हाट आर दी एक्चुअल इंटेंशन, कि इसमें क्या है। डेटा लिंक भी अगर अपडेट कर रहे हैं तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, एंड आर दे रियली गोइंग टू गेट द रियल एडवांटेजेस आउट ऑफ इट। हो सकता है उनको कुछ एडवांटेज मिल रहे होंगे, तभी दे आर गोइंग फॉरवर्ड विद द अपग्रेड पैकेज। बट ओवरऑल जो ट्रूली आपका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसमें भारत ही आगे इवेंचुअली बढ़ेगा, क्योंकि वी आर एक्टिवली डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग सैटेलाइट्स फॉर आवर जो हमारे एयरफोर्स और मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए है। उसके बाद इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ भी हम एक्टिवली डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर ऑल्सो डूइंग, मेरे ख्याल से रिसेंटली एक डील इंडियन आर्मी ने भी की है। सो एक्टिवली हम जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को एक नॉट जस्ट एक बैंडेड सोल्यूशन की तरह अप्रोच कर रहे हैं, उसको हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर रहे हैं कि हम एक फ्यूचर प्रूफ और एक रिलायबल आर्किटेक्चर या फिर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। सो ठीक है, $650 मिलियन का जो मामला है, यूएस के भी पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है सेंट्रल एशिया में जो भी चल रहा है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को हवा दी जा रही है। सो इसमें काफ़ी सारे सवाल ये भी उठते हैं कि क्या भारत के लिए ये डेंजरस है? हाँ, भारत के लिए 100% डेंजरस है, गिवन कि F-16 का जो यूज़ है भारत के अगेंस्ट रिपीटेडली यूज़ हुआ है, चाहे वो इस टाइम ऑप सिंदूर में हो, चाहे वो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो हुआ उस ऑपरेशन में हो। तो F-16 का यूज़ भारत के अगेंस्ट हुआ है, एंड पाकिस्तान को बार बार यूएस से इसको सस्टेन करने के लिए हेल्प मिलती रहती है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, हाउ रिलायबल इज़ द यूएस। आप मुझे बताइए, हाउ रिलायबल इज़ द यूएस? आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं LCA मार्क 1A के मुद्दे पे। तो अगर हम समझें कि हम जो फिलहाल एक तरीके का स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स या फिर नॉट जस्ट स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक तरीके का हम सिस्टम अरेंजमेंट देख रहे हैं कि हमें जहाँ पे 114 रफाल लेने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम LCA मार्क 1A ऑलरेडी 220 ऑन ऑर्डर कर चुके हैं और 40 लेने की बात कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक इसकी जो समझ आती है या फिर जो मैं समझ पा रहा हूँ, हम एक स्पीयर को अगर इमेजिन करें, एक भाले को इमेजिन करें, अगर हम एक भाले को इमेजिन करें तो हमको समझ में आएगा कि जो रफाल है वो आपका टिप ऑफ द स्पीयर है, काइंड ऑफ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फर्स्ट डे स्ट्राइक फाइटर, जो आपको SEAD और DAD ऑपरेशंस के लिए हेल्प करेगा ऑन डे 1 डे 2। उसके बाद आपको इन जैसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, और जो आपका मेन या फिर यूं कहे कि जिनको लाइन होल्ड करनी है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा हैवी लिफ्ट, नॉट जस्ट हैवी लिफ्टिंग, यानी कि जो आपका हैवी काम है जो पूरा का पूरा फर्स्ट डे के बाद, उसमें आपको बल्क वाले फाइटर्स चाहिए जो आप बल्क में प्रोड्यूस कर सके, जिनको आप कभी भी चाहे जितना चाहे अपडेट कर सके। तो वहाँ पे आता है स्पीयर का पिछला वाला हिस्सा, यानी भाले का पिछला वाला जो बड़ा वाला रॉड रहता है वो आता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बल्क हाई इफेक्टिव मतलब हाई वॉल्यूम कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है वो सिस्टम्स आते हैं। तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ रफाल है, बट आपके डीप स्ट्राइक और पेनिट्रेशन वाले सिस्टम में नए जो सुखोई 30s या फिर एग्जिस्टिंग सुखोई 30s भी है, वो भी इसमें आते हैं, जिनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड रहेगा। इनका काम फर्स्ट डे और या फिर फर्स्ट फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट आप जब उस थिएटर को, जहाँ भी आप पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, उस थिएटर को ओपन कर देंगे, और अब आप मोर कॉमन काम या फिर डेली का जो काम है उस तरीके का, तो वो आपको कॉम्बैट के लिए उस LCA तेजस की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ पे आपको वॉल्यूम्स की, नंबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत है। तो वहाँ पे LCA मार्क 1A आता है। सो यूँ कहे तो
40 मार्क 1 इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट बहुत लोगों का इसको लेके क्रिटिसिज्म भी था कि भाई कि इसका जो फिलहाल जो पेलोड कैपेसिटी है काफ़ी कम है। दैट बट आई बिलीव कि ये जो क्रिटिसिज्म है दैट इज़ ओके, बट द क्रिटिसिज्म इज़ वैलिड। बट हमें सिस्टम भी ऐसा चाहिए जो जिससे कि हम कम कॉस्ट में मास प्रोड्यूस कर सके। एक तरीके से जो चाइना वाला पॉलिसी है कि हम सिस्टम भले ही मीडियोकर बनाएंगे, हम उसको मास प्रोड्यूस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उस सिस्टम को एक 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 परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, हम फिर उस वाले सिस्टम को भी मास प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स भी कुछ उस तरीके का अप्रोच लेने की सोच रही है, अगर ये न्यूज़ सही है तो। एंड दिस इज़ अ गुड प्रपोजिशन टू पुट इट फ्रैंकली, क्योंकि आपको एक मास प्रोड्यूसेबल एयरक्राफ्ट मिलेगा, एक्सेप्ट द फैक्ट मे बी कि आपको हो सकता है इंजन का इशू झेलना पड़े। बट तब तक अगर आप इंजन का इशू सॉर्ट आउट कर लेते हैं अमेरिका के साथ बैठ के, देन मे बी LCA, देन इन दैट केस LCA मार्क 1 है जो एक्स्ट्रा 40 लेने की बात चल रही है, दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, और ये रिलेटिवली चीपर भी है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ बैड आइडिया। और अगर आपको आने वाले समय में जो आपका जो न्यूज़ एक और है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो 55 टू 60 स्क्वाड्रंस का स्ट्रेंथ देख रही है इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, तो उस केस में भी LCA मार्क बनने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है, क्योंकि पहली बात तो ऐसे बहुत कम एयरक्राफ्ट्स है हमारे पास जिनके पास AESA रेडार्स है। मे बी जो एग्जिस्टिंग रफाल्स है वो उसमें AESA रेडार्स है, उसके अलावा फिलहाल सिर्फ तेजस ही आपको AESA रेडार्स ऑफर करता है। तो इतने सारे क्वांटिटी में जो AESA रेडार्स है, जो आने वाले जो फर्स्ट 80 जो एयरक्राफ्ट है उसमें आपके इजरायली रेडार्स रहेंगे, बट जो रेस्ट ऑफ दी फ्रॉम 97th का जो बैच है उसका जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट आएगा वहाँ से इंडिजिनस आपको उत्तम रेडार मिलने लगेंगे जो कि गैन बेस्ड रेडार्स है। वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसको बल्क क्वांटिटी में अपने फोर्स में रखने का, इन टर्म्स ऑफ कि नॉट जस्ट जो LCA होगा वो एक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, बट ये एक बहुत ही अच्छा सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म भी होगा। और क्योंकि आपके पास फिलहाल एक आई स्टार या फिर एवैक्स की भी कमी है, तो एक तरीके से ये छोटे एयरक्राफ्ट या फिर छोटे LCA तेजस कैन एक्ट एज अ मिनी एवैक्स फॉर एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो एक बहुत ही शानदार आपको ISR सिस्टम भी मिल रहा है, नॉट जस्ट अ फाइटिंग प्लेटफॉर्म। सो इन दैट केस दिस इज़ अ वेरी गुड, मतलब काफ़ी सही लॉजिक है इसको खरीदने का, अगर ये बात सही जाती है तो। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं जो तेजस मार्क 1 का अप्रोच है, तो हम सोच रहे हैं ये हम देख सकते हैं एक सस्टेनेबल एयर पावर बनाने की जो सोच है वो देखी जा रही है। और उसके अलावा जो ग्राउंड पिनाका का जो न्यूज़ है वो हमको ये समझा रहा है कि बॉस हम जो हैं वो आर्टिलरी को लेके, जो कि जिसे कि गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसको लेके अब हम सीरियसली थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, और हम अब सिर्फ छोटे आर्टिलरी सिस्टम्स पे नहीं, अब एग्जिस्टिंग आर्टिलरीज को बड़ा बनाने की बात हम कर रहे हैं। सो और F-16 की अगर हम बात करें तो जो जो पाकिस्तानी ट्रेजेक्ट्री है वो चलता रहेगा जैसा भी है। कभी कहीं से कुछ लेगा कभी J-35 लेगा, कभी कोई F-16 लेगा, बट अगर ऑनेस्टली मैं समझूं, अगर फिलहाल US के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले साल 2 साल में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को J-35 मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड हम अपने कार्ड्स अगर सही प्ले करते हैं अमेरिका के साथ, और हम जो इंजन वाला इशू है वो आयरन आउट कर लेते हैं, तो विद टाइम जो है हम यही देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत स्टेडीली बढ़ता रहेगा। एंड इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा नियर 2032 और 2033 जहाँ पे हमें एक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के मामले में पैरिटी अच्छी खासी मिल जाएगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। बिकॉज मेरा मानना है कि हम उस टाइम तक या तो Su-57 या तो रफाल या फिर दोनों के कुछ कुछ अमाउंट में हम ले लेंगे। सो मेरे ख्याल से एक जो अप्रोच फिलहाल देखी जा रही है एक्स्ट्रा तेजस मार्क 1 है, कुछ रफाल्स और कुछ Su-57, दैट इज़ अ गुड आइडिया। और उसके अलावा उसके अलावा अगर देखें कि फिलहाल जो एक तरीके से एक पैनिक का सिचुएशन है रिगार्डिंग द डिप्लीटिंग स्क्वाड्रंस, विच आई थिंक विल बी एड्रेस्ड, मतलब अगर जैसे ऑर्डर्स चल रहे हैं और इंजन वाला मामला नेक्स्ट एक साल 1.5 साल में सॉर्ट आउट हो जाता है, तो वही हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि जैगुआर फ्लीट्स को 2030 अराउंड रिटायर करना स्टार्ट किया जाएगा। और जो तेजस मार्क 1 है ए का जो प्रेजेंट जो 220 का है वो 2032 तक पूरा डिलीवर होगा 200 एयरक्राफ्ट, एंड देन उसी टाइम अराउंड 2031 के आसपास तेजस मार्क 2 आना
चालू होंगे, उनके भी करीबन 120 से 200 फाइटर्स आने हैं। और उस बीच में आपके अगर रफाल भी अराउंड 80 टू 90 आ जाते हैं, देन मेरे ख्याल से 2035 के अराउंड आप देखेंगे कि नेक्स्ट 10 साल में आप देखेंगे कि एक बढ़िया आपको पैरिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगेंस्ट पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। बट जो चाइनीज़ एयरफोर्स के अगेंस्ट जो आपका पैरिटी है, उसमें आपको समय लगेगा। उसके लिए आपको सिर्फ रफाल और SU-57 नहीं, वहाँ पे आपको AMC की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप देखेंगे कि इन सब सारी चीज़ों के पीछे एक जो एक जो की फैक्टर है जिसने पुश किया है, जिसने ट्रिगर किया है, मेरे ख्याल से जो सबसे की पार्ट प्ले किया है वो बोथ 2019 में जो बालाकोट में हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, इसने एक बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम को जगा दिया एक तरीके से कि हमको एक मॉडर्नाइजेशन पे भागना पड़ेगा। और एयरफोर्स पे जो डेवलपमेंट का प्रेशर है कि आप नए सिस्टम्स के डेवलपमेंट में आप आगे बढ़े और नॉट जस्ट कि एक कस्टमर बन के रहे, तो ये एक ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देगा। सो ये आप देखने को मिल रहा है और इसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि तेजस मार्क 1 डिस्पाइट कि भाई इसका पेलोड कम है, कि हमें इसको गो थ्रू करना चाहिए 40 एयरक्राफ्ट का। दैट विल, पहली बात तो इसका एक ऑलरेडी रनिंग प्रोडक्शन लाइन है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसका प्राइवेट प्लेयर्स का ऑनलाइन है, मतलब दे आर प्रोडक्शन में है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उनको और ऑर्डर दोगे तो उन्हें ही और मोटिवेशन मिलेगी टू एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन, कि वो और फास्टर प्रोड्यूस कर सके। और जब इस तरीके का रैंप अप होगा, जब स्केल किया जाएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर नॉट जस्ट दी LCA Mark 1 प्रोग्राम, बट कि वो LCA Mark 2 के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इवेंचुअली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द AMCA प्रोग्राम। सो उस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक मेरे ख्याल से एक गेम खेला जा रहा है। एंड आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग दी फॉलिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, जिसको लेके फिलहाल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अगेन अगर तेजस मार्क 2 के टाइमलाइंस की बात करें, आई थिंक कि फर्स्ट हाफ ऑफ नॉट जस्ट फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में इसका रोल आउट होगा। एंड अबाउट 2029 तक इसका जो है जो टेस्टिंग वगैरह है वो चलती रहेंगी। एंड 2030 के अराउंड इसका प्री प्रोडक्शन या फिर LSP आना शुरू होंगे। एंड 32 तक जो है, जब 220 या फिर 260 अगर 40 Mark 1A और आए तो 260, तो उस टाइम तक Mark 1A बनना ख़त्म होंगे। एंड देन द प्रोडक्शन ऑफ LCA Mark 2 जो फाइनल वेरिएंट है, FOC वेरिएंट, वो आना स्टार्ट होंगे। और मीनवाइल मेरे ख्याल से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 9 GE414 ऑलरेडी है। एंड मे बी नेक्स्ट साल तक आई थिंक GE414 वाली डील को भी लेके जो फाइनल अग्रीमेंट है वो हो जाएगा। सो ओवरऑल आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपना एयरफोर्स अपग्रेड कर रहा है वो अमेरिका के हेल्प से, पहली बात तो वो कितना नेटवर्क सेंट्रिक एक्चुअल में हो पाएगा, दैट विल बी ए थिंग टू सी। उसके बाद क्या US इतना रिलायबल है हमारे डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए, वो भी एक चीज़ है। और एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर J-10C का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो पाकिस्तान और J-10 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं ले रहा है, या फिर उसके लिए एडवांस पैकेजेस क्यों नहीं मांग रहा है। दैट इज़ अनदर क्वेश्चन दैट नीड टू बी लुक्ड ऑफ। कुछ आपके सामने F-16 को जो फिलहाल का नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम था, और जो आने वाले लिंक 16 बेस्ड जो नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक F-16 को अपने मिसाइल को टारगेट की ओर गाइड करना पड़ता था। बट इस केस में, नए केस में, आप देखेंगे कि एक F-16 लॉन्च करेगा, दूसरा गाइड करेगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है विद दी अस्त्रा Mark 1 एंड Mark 2 सिस्टम, तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एंड मोर और लेस आई थिंक अगर हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करें, सो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का मतलब जो डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है इन केस ऑफ इंडिया। बट जो क्वालिटी ऑफ द इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। चाहे क्योंकि हमारे केस में अगर हम देखें तो एक रफाल सुखोई 30 MKI को या फिर मिराज को या फिर तेजस को, इनके बीच में
इंफॉर्मेशन जो है चेंज होता मतलब एक्सचेंज होता है। अब चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो वाया रीराउटिंग, वो कुछ भी हो सकता है। बट दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट और ओरिजिन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं सीमलेसली। दैट टेल्स यू समथिंग रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड द रोबस्टनेस ऑफ आवर नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम। इस और टाइम भी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज के सिस्टम्स है और उनको आपस में कम्युनिकेट करवा पाना। एंड ये भी ध्यान में रखना कि जो जिस कंट्री से लिया है उसके आईपी राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, तो वो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप आपको ये बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। और मेरे ख्याल से जो एल सी मार्क टू है वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे जब जैगुआर सिस्टम्स धीरे जो है वो उसको फेज आउट किया जाएगा। बट तब तक ऐसा बात चल रही है कि हम ओमान से कुछ एयरक्राफ्ट 20 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं ताकि हम उनको स्कैवेंज करके उनके पार्ट्स को हमारे एग्जिस्टिंग जैगुआर्स में यूज़ कर सके। ठीक है, ये एक टाइम बाइंग सोल्यूशन है कि तेजस मार्क 1 का थोड़ा सा इंजन का इशू चल रहा है। बट एक बार ये सिस्टम या फिर ये इंजन वाला चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता है, देन आई थिंक इट विल बी मतलब एक स्मूथ राइड होगा, स्मूथ राइड फॉरवर्ड। सो बीइंग सेड दैट, आई होप आपको ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे अपने सजेशंस बता सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।